तो लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था कि कपलिंग मीडियम क्यों ज़रूरी होता है, जो जेल होती है उसको कपलिंग मीडियम कहते हैं, ठीक है। और हमने देखा था इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करता है, आई अपॉन आई नॉट, ठीक है, जिसमें Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर। तो आते हैं इसके बाद एग्जाम्पल पे। तो क्या है कि a beam of ultrasound is incident at right angles to a boundary between two materials। ठीक है, दो मटेरियल्स हैं, उनके ऊपर क्या हो रहा है भाई, अल्ट्रासाउंड जो है इंसिडेंट हो रही है राइट एंगल पे, ये बाउंड्री है, ठीक है। ये ट्रांसमिट इंटेंसिटी आई टी है, Z2 है दूसरे मटेरियल की कॉस्टिंग इम्पिडेंस है, इंसिडेंट इंटेंसिटी ये है, रिफ्लेक्ट इंटेंसिटी है, ठीक है। सब सब चीज़ें मेंशन है आपको। द मटेरियल हैव अ कॉस्टिंग इम्पिडेंस ऑफ Z1 एंड Z2, ठीक है भाई। Z1 रिलेटिवली लाइटर मटेरियल एयर है और ये जो है वो बॉडी होगी सर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई टी एंड आई आर? सही है भाई, आई टी और आई आर का क्या रिलेशन है, अब अगर आप देखते हो तो आई और आई टी जो है वो आपकी सेम डायरेक्शन में है, सही है। और यूज जी डेटा फ्रॉम द टेबल टू डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अल्फा, अच्छा अल्फा भी निकाल रहा है, ओके। बिटवीन द जेल ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड एयर इन द सॉफ्ट टिश्यू, ओके। अच्छा जेल भी बीच में अप्लाई होगी ना, लेकिन जेल और सॉफ्ट टिश्यू के बिटवीन द डिफरेंस कम होगा, एयर और सॉफ्ट टिश्यू के बिटवीन जो है वो हाई होगा। Explain why gel is usually put on the skin during medical diagnosis और अल्ट्रासाउंड सिंपल है मैचिंग कराने के लिए। अच्छा आपके पास यहाँ पर सबकी स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड भी गिवन है और एकॉस्टिक इम्पेडेंस भी गिवन है हर मटेरियल की, सही। पार्ट ए में आपने कहा जी भाई आई इक्वल्स टू आई टी प्लस आई आर, इंसिडेंट इंटेंसिटी इक्वल्स टू ट्रांसमिट इंटेंसिटी प्लस इंटेंसिटी। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, अब आपके पास ये इंसिडेंट इंटेंसिटी आ रही है, यहाँ से कुछ ट्रांसमिट हुई है कुछ रिफ्लेक्ट हुई है, सही है ना। तो ट्रांसमिट प्लस रिफ्लेक्शन को ऐड करोगे तो टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी, ऐसे ही है। जी जब अल्फा आपको क्या बताता है, अल्फा आपको बताता है कि कितना परसेंटेज जो है वो इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट हो गई है बॉडी के अंदर और कितनी रिफ्लेक्ट बैक कर गई है, सही है ना। जी तो अभी आप देखो आई तो टोटल है, टोटल डिस्ट्रीब्यूट किसमें हो गया, जितनी ट्रांसमिट हो गई उसमें और जितनी रिफ्लेक्ट हो गई उसमें, इन दोनों को ऐड करोगे तो आई मिल जाएगा। जी यहाँ पर रिलेशनशिप लिख दो भाई, आई इक्वल टू आई टी प्लस आई आर। सेकंड स्टेप अल्फा है, का फॉर्मूला निकाल लगा दो तो अल्फा निकल आएगा, Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z1 स्क्वायर। सबसे पहले आपके पास कौन कौन से दो मटेरियल हैं, दो मीडियम है, पहले जेल और सॉफ्ट टिश्यू है, तो जेल और सॉफ्ट टिश्यू की वैल्यूज लोगे। जेल की वैल्यू क्या है भाई, जेल की अगर आप वैल्यू लेते हो, जेल की एकॉस्टिक इम्पिडेंस 1.5 मेगा है, ठीक है। जेल की और उसकी सॉफ्ट टिश्यू की वो 1.6 मेगा है, सही। 1.6 जी मेगा, 5 मेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दिखा दिया Z1 इक्वल 1.5 मेगा, सॉफ्ट टिश्यू 1.6 मेगा, इनका डिफरेंस लिया, होल स्क्वायर किया, सम किया, होल स्क्वायर किया, आंसर आ गया 0.001। इसका मतलब this result mean that only 0.1% of the intensity will be reflected with the remaining being transmitted। जो हमने शुरू में भी बात की थी कि ज़ाहिर है जेल और सॉफ्ट टिश्यू के इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इंटेंसिटी का, तो इसमें से बहुत कम रिफ्लेक्शन होगी, ज़्यादातर ट्रांसमिट ही होगी। जेल डालने का मकसद भी यही होता है ना कि ट्रांसमिशन ज़्यादा हो, रिफ्लेक्शन कम हो, ठीक है, कॉस्टिंग इम्पिडेंस की इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड की, ठीक है। जी पार्ट टू में आ जाते हैं आप, तो आपके पास क्या है, कॉस्टिंग इम्पिडेंस ऑफ एयर एंड सॉफ्ट टिश्यूज। एयर और सॉफ्ट टिश्यू की अगर आप बात करते हो तो एयर की 4.3 × 10⁻² है और सॉफ्ट टिश्यू की 1.6 मेगा है, ठीक है। तो एयर की कम है और इसकी अच्छी खासी हाई है, तो इसमें वैल्यू हाई आएगी। जी आप जब वैल्यू डालोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा 1 आ रहा है, अगर आप देखते हैं 1.6 माइनस 4.3, ये क्या है, राउंड ऑफ किया हुआ है, मुझे लग रहा है 1 के बराबर हो रहा होगा, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आ रहा होगा। 1.6 माइनस 4.3 × 10⁻² होल स्क्वायर, जरा करना इसको कैलकुलेट, एक सेकंड कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 10⁻6 है और 10⁻² है, तो डिफरेंस तो अच्छा खासा आना चाहिए। राउंड ऑफ आंसर होगा तकरीबन 1 के बराबर राउंड ऑफ होगा, एक्यूरेट तो नहीं होगा। इस आंसर से हमें क्या पता चल रहा है कि 100% जो है इंसिडेंट इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर हम जेल यूज ना करें ना, तो बॉडी के टिश्यूज के अंदर कोई अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट ही नहीं होगा, इसका ये मतलब हुआ। जी तो इसलिए जेल के बगैर कभी भी अल्ट्रासाउंड परफॉर्म ही नहीं होगा। जी सर ये एक सेकंड
क्या हुआ? एक खैर कंफर्मेशन कर लेना, ऑलमोस्ट ये 1 ही होगा, तकरीबन 1 के करीब ही होगा। इससे हम क्या देख रहे सर हैं? वो डाल रहा हूँ, क्या कैलकुलेटर सॉरी। डाल रहा हूँ उसमें, क्या कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ 0.9989। हाँ तो राउंड ऑफ करके 1 हो गया ना। जी अब देखो इससे हमें क्या पता चला, आंसर 1 का मतलब क्या है कि रेशियो जो है 1 है, इसका मतलब जितनी इंसिडेंट हो रही है उतनी पूरी पूरी रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। इसका मतलब कुछ ट्रांसमिट हो ही नहीं रही होगी अंदर। तो यही रीजन है कि हम जेल यूज करेंगे तो ही ट्रांसमिशन होगी, वरना क्या होगा, डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड अगर आप फायर कराओगे ना बॉडी पे, तो वो बॉडी का की अकॉस्टिक इम्पोर्टेंस इतनी हाई है कि वो रिफ्लेक्ट करा देगी, अंदर नहीं जाने देगी इसको। ठीक है, एयर से। जी तो अच्छा, पार्ट सी का आंसर भी वैसे ही बनता है हमारा। पार्ट सी में पूछा है ना कि क्यों लगा रहे हैं जेल। तो एट द, देखो हमने इधर देखा कि भाई एट द एयर सॉफ्ट टिश्यू बाउंड्री द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 1। सही Therefore, without gel, there is almost complete reflection. So no ultrasound is transmitted through the skin. अगर नहीं लगाएंगे जेल तो जाएगी नहीं अंदर कोई। So after the gel soft tissue boundary, the intensity reflection coefficient 0.001. Therefore, the gel enables almost complete transmission of the ultrasound through the skin with very less radiative reflection. ठीक है ना? जी तो हम अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये भी 0 बन जाता है, और उसको राउंड ऑफ किया तो 1 बन जाने के जेल लगाने से रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट 0 है, और जेल ना लगाने से 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगी। जी तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये। हम्म, अब आता है एटेन्युएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मैटर। एटेन्युएशन का क्या मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो वेव है ना, वेव का एम्पलीट्यूड जब ड्रॉप होता है ना किसी भी नॉइज फैक्टर की वजह से, तो उसको कहते हैं जी एटेन्युएशन। नॉइज में कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, सही है, जो इसके एम्पलीट्यूड जी को रिड्यूस करे, उसकी एनर्जी डाउन करे, सही है। जी तो attenuation ultrasound defined as a reduction of the energy due to absorption of ultrasound as it travels through a material. जब गुजरेगी तो एब्जॉर्ब होती जाएगी, अगर मटेरियल से नहीं, कोई अगर कर्टेन है या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसमें ये इसको कंप्रेस करेगी और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो इसकी एम्पलीट्यूड और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना। तो आपको फिर और सही प्रोडक्शन करनी पड़ेगी अल्ट्रासाउंड। तो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, अल्ट्रासाउंड कहीं और वेस्ट ना हो सराउंडिंग में, सही है। जी So the attenuation coefficient of the ultrasound is expressed in decibels per centimeter lost for every incremental increase in the megahertz frequency. Attenuation coefficient जो है वो डेसिबल में होता है। जी डेसिबल बेसिकली यूनिट है जो साउंड की इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं, सही है ना, बहुत छोटा यूनिट है। वो लॉग के अंदर उसकी वैल्यू आती है, लॉग की पर में जाती है तो उसको डेसिबल कहते हैं। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ? कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं सर Okay, the attenuation coefficient of the ultrasound is expressed in decibels per centimeter lost for every incremental increase in megahertz frequency. हर incremental increase megahertz मतलब कि जितने भी मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी उसमें जो जो वो आता रहेगा, लॉस आता रहेगा ना, यानी डेसिबल पर सेंटीमीटर में लॉस होगी एनर्जी, उसको हम अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली सर 0.5 dB पर सेंटीमीटर, डेसिबल पर सेंटीमीटर लॉस फॉर एवरी 1 मेगाहर्ट्ज। एक जनरल रूल है कि 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 0.5 डेसिबल पर सेंटीमीटर का लॉस होता है, और जितनी दूर आपके उससे अल्ट्रासाउंड से होगा ऑब्जेक्ट, तो उतने ज्यादा डाउन होंगे डेसिबल्स 1 मेगाहर्ट्ज पे। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो ये डबल हो जाएगा रेट। सही सो द इंटेंसिटी आई ऑफ द अल्ट्रासाउंड डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस एक्स। ये हमने ऊपर पढ़ा ना, 0.5 dB पर सेंटीमीटर, तो x यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से लॉस हो रहा है। तो अगर इसकी इक्वेशन बनाएं तो हम देखते हैं I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। इसमें I तो ओरिजिनल इंटेंसिटी है जो प्रोडक्शन हुई थी अल्ट्रासाउंड की, अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर से, वो डिस्टेंस के साथ साथ लॉस हो रही है। तो आई नॉट तो ओरिजिनल है, ठीक है। जी इंटेंसिटी तो इंसिडेंट बीम नीचे लिखा हुआ भी है। अच्छा, आई क्या है? आई रिफ्लेक्टेड बीम है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद उसकी एनर्जी कितनी रहती है, ठीक है। और म्यू क्या है? जी म्यू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो ऊपर हमने देखा ना एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो ये म्यू है, ठीक है। और एक्स क्या है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है थ्रू द मटेरियल, सही है। जी इसका जो यूनिट है आई नॉट, यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और वेबर नहीं, सॉरी, वॉट। वो तो वेबर तो उसमें होता है मैग्नेट, मैग्नेट में होता है। ये है वॉट पर मीटर स्क्वायर।
सही। ठीक है, वाट पर मीटर क्योंकि पावर है और डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर है, पावर पर मीटर है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जी क्या है, मीटर इनवर्स है, क्योंकि ये पर मीटर के हिसाब से चेंज होता है ना। जी देखो यहाँ पर है ना 0.5 dB पर सेंटीमीटर, x is the distance traveled in meters में होगा। तो द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू विल वेरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, हर मटेरियल में डिफरेंट हो जाएगा। कोई मटेरियल ज्यादा ट्रांसमिशन करेंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ ज्यादा रिफ्लेक्शन करेंगे, कुछ कम करेंगे, हर मटेरियल का अपना म्यू होगा। So, जी attenuation is not a major problem in ultrasound scanning as the scan relies on the reflection of the ultrasound at the boundaries of the material. अब क्या है भाई, attenuation is not a major problem in ultrasound scanning, क्यों? As the scan relies on the reflection of the ultrasound at boundaries of the material। अब क्या हो रहा है कि बाउंड्री के ऊपर से आपको इमेज मिलना शुरू हो जाती है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है उसकी एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है ना टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस के साथ साथ ये है इसकी वैल्यूज कम हो रही है, ये नीचे होता जा रहा है। तो देखो यहाँ बताया भी होगा, when intensity is expressed in decibels, the amplitude of the echoes can be seen to decrease linearly। ठीक है भाई, अगर डेसिबल में जी करने का मतलब यही है कि भाई जो कि हम इसको देख सकें सही से, वरना इतना छोटा डिफरेंस है ना कि हम देख नहीं पाते फिर उसकी वैल्यूज को, डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, पहला ये पीक थी, दूसरी ये पीक, इनके बिटवीन जो डिफरेंस है वो एटेन्यूएशन है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। सही। ठीक, तो ये लॉस हो गया ना, इसके बाद दूसरी एटेन्यूएशन देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है। जी तो इसको प्लॉट करेंगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रही है आपको, इसका मतलब लीनियरली रिड्यूस हो रही है ये, इनके अंदर एक फिक्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, सही। वर्क एग्जांपल में अब आते हैं। द थिकनेस x of the layer of fat on an animal as shown in the diagram is to be investigated using ultrasound। ठीक है भाई, सरफेस है बाउंड्री, यहाँ फैट है, उसके बाद फिर मसल्स हैं, इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड आ रही है यहाँ पर, डिस्टेंस x ट्रैवल हो रहा है। तो द थिकनेस x of the layer of fat on animal is from the diagram to investigate using ultrasound। अच्छा चाहिए, थिकनेस x है। So the intensity of the parallel ultrasound beam entering the surface S of the layer of fat is I, given I है। The beam is reflected from the boundary between the fat and the muscle। ठीक है भाई, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, आपको बता दिया गया कि फैट और मसल की बाउंड्री के बिटवीन रिफ्लेक्शन हो रही है। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड डिटेक्टेड द सरफेस S, वापसी में यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके यहाँ डिटेक्ट हो रही है, ऑफ द फैट इज 0.012। इंटेंसिटी गिवन है क्या, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड डिटेक्टेड सरफेस ऑफ द फैट, फैट की इंटेंसिटी गिवन है 0.012। यूजिंग द टेबल बिलो calculate the intensity reflection coefficient at the boundary between the fat and the muscle। अल्फा चाहिए कहाँ पे, फैट और मसल के बिटवीन जो बाउंड्री है इस पे, एंड जी थिकनेस x ऑफ द लेयर ऑफ द फैट, थिकनेस x चाहिए। ठीक, तो चलते हैं भाई। सबसे पहले तो अल्फा का फॉर्मूला z2 माइनस z1 होल स्क्वायर अपॉन z2 प्लस z1 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आपके पास गिवन है वैल्यूज, ठीक है, मसल की भी है, फैट की भी है, आपने डिफरेंस ले लिया, आपको ये आंसर मिल गया 0.018। It means that 0.018 of the intensity reflected the interference between fat and muscles। So this reflected intensity will move back through the fat towards surface S। जो हमारा पार्ट बनता है अल्फा निकाल दिया हमने। अच्छा, पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं, पार्ट बी ये रहा, थिकनेस x ऑफ द लेयर ऑफ द फैट। अच्छा भाई, थिकनेस x पे अगर हम चलते हैं तो राइट डाउन द अननोन क्वांटिटीज में पहले आते हैं हम। द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड पल्स इज अफेक्टेड 3 times। Attenuation from the surface S to the muscles boundary, attenuation from surface S to the fat muscle boundary। देखो भाई, यहाँ से एक बार, यहाँ से एक बार, ठीक है भाई। फिर जी बात करते हैं रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री। अब यहाँ से बाउंड्री से भी रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ बाउंड्री से भी, क्योंकि दो तीन सरफेस आ गई ना, एयर आई, फैट आई, मसल आई, तीन चीज आ गई ना। तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी, एक रिफ्लेक्शन दोनों के बिटवीन होगी। अटैचमेंट फ्रॉम द बाउंड्री बैक टू द सरफेस। ठीक है भाई, जी attention back to the surface। Up after being transmitted in the fat, the intensity at the surface is given this। ये क्वेश्चन में given है, therefore the intensity is 0.018 I at the fat muscle boundary। आप देखो दो चीजें हैं, after being transmitted in the fat, the intensity of surface is given this, यानी कि आपको सरफेस और फैट वाली जो वो है
इंटेंसिटी वो ये है. So therefore the intensity is 0.018 at the fat muscle boundary. बाकी रह क्या गया, फैट और मसल बाउंड्री रह गया, क्योंकि फैट और सरफेस बाउंड्री की तो ये है, फैट मसल बाउंड्री की आपने 0.018 ले ली. And as the ultrasound moves through the fat, it gets attenuated and new intensity at the surface is now 0.012 I. तो अब आप चलाएंगे फॉर्मूला. The incident intensity equal to the intensity of the reflected pulse, that is I naught, is equals to 0.018 I into e power minus mu x. Mu x का फॉर्मूला लगाया आपने. इसके बाद आपने कहा ट्रांसमिट इंटेंसिटी I इक्वल टू 0.012 I. एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपके पास गिवन है क्या? अल्फा तो हमारे पास गया, और क्या गिवन है? अच्छा गिवन है, ठीक है 4823 सही है. वही मैं कहूँ ये वैल्यू तो मुझे याद नहीं आ रही थी. सही है. बाकी तो हमें अल्फा तो हमने निकाल लिया, तो हमने अल्फा टाइम्स आई कर दिया, क्योंकि अल्फा जो है उसकी वैल्यू से रिड्यूस होगा ना ये. अल्फा टाइम आई कर दिया, ई पावर माइनस म्यू एक्स कर दिया. म्यू आपको गिवन है थिकनेस ऑफ फैट एक्स से, जो कि आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो आपने कहा कि भाई ठीक है, इक्वेशन है मेरी आई इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स. आई की जगह मैंने 0.012 आई कर दिया, आई नॉट की जगह पे मैंने 0.018 आई इंटू ई पावर माइनस म्यू एक्स किया, और फॉर्मूले का ये आ गया. इसको सॉल्व किया, यहाँ से एक्स आ जाएगा आपके पास. ये पूरी लंबी कैलकुलेशन है, देखते हैं कैसे. देखो 0.012 आई हो गया, ठीक है. 0.018 आई इंटू ई पावर माइनस म्यू एक्स इंटू ई पावर माइनस म्यू एक्स, तो मल्टीप्लाई होंगे तो 2 माइनस म्यू एक्स आ जाएगा. ये 0.018 मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज. ई की पावर जो है ऐड हो जाएंगी, पावर बेसिस से होती पावर ऐड हो जाती है ना, तो ई पावर माइनस 2 म्यू एक्स हो जाएगा. अब आपने क्या किया, 0.018 को डिवाइड करते हैं, ई पावर माइनस 2 म्यू एक्स रह गया. ई हटाने के लिए दोनों साइड पे एलन लिया, एलन लिया, माइनस 2 म्यू एक्स रह गया. एक्स को ड्राइव कर दिया, 2 म्यू को डिवाइड कर दिया इस आंसर से, एलन 0.012 अपॉन 0.018 से, तो आंसर आया 0.42 सेंटीमीटर. ठीक है, इसकी दोनों एक्स कहाँ गया? एक्स ये रहा ना. अच्छा थिकनेस हो, ठीक. माइनस 2 को यहाँ डिवाइड किया इससे, तो एक्स रह गया, तो एक्स का आंसर है. नहीं तो सर वो नीचे वहाँ देखे ना. ये रहा ना 0.42 अच्छा सेंटीमीटर. ठीक 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 है. ठीक, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, थोड़ा कैलकुलेशन कुछ ज्यादा हो गई होंगी ना नहीं इसमें. सर मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लगा कि वो एक्स की कोई वैल्यू दी हुई है. नहीं नहीं, एक्स तो फाइंड करना था ना. जी जी ठीक है. ठीक है, अब आते हैं आपके पास एक्सरेस. आपका अल्ट्रासाउंड फिनिश हो गया, कोई सवाल है तो पूछ लो. नहीं फॉर्मूला याद रखना. एक्सरेस पे चल, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे. सबसे पहले प्रोडक्शन देखते हैं. एक्सरेज आर शॉर्ट वेवलेंथ high frequency part of the electromagnetic spectrum. They have wavelengths in the range of 10 to the power minus 8 till 10 to the minus 13 मीटर. तो इनकी वेवलेंथ तो बहुत कम है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसीज हाई हैं. ठीक है ना, इसलिए ये हाई एनर्जी वो है, शॉर्ट वेवलेंथ वेव्स हैं. X-rays are produced when fast moving electrons rapidly decelerate and transfer their kinetic energy into photons of electromagnetic radiations. प्रोड्यूस कैसे होती है भाई, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैपिडली डिसेलेरेट हो जाए किसी जगह से, एंड ट्रांसफर्स देयर काइनेटिक एनर्जी इनटू फोटॉन्स ऑफ ईएम रेडिएशंस. ठीक है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी आप कर सकते हो उसको. ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्शन का मेथड देखते हैं थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू. So at the cathode, that is negative terminal of the electrons are released by thermionic emission. आपने CRO में देखा होगा, क्या आप एक CRO में क्या करते हो, थर्मियोनिक एमिशन करते हो, कैथोड को स्पीड देते हो. ऐसे ही, तो एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है, उसकी स्पीड देते हो, वो स्पीड जाके जाके स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन स्पॉट बन के स्क्रीन पे. तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर भी है. At cathode, the negative terminal, the electrons are released by thermionic emission. एक कैथोड को आपने जो है वो नेगेटिव चार्ज कैथोड को आपने वोल्टेज दिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए. क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फिलामेंट को आप गर्म वो करते हो, एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं थर्मियोनिक एमिशन की वजह से. सही है. जी. The electrons are accelerated towards the anode, that is positive terminal at high speed. अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए हैं एनोड की तरफ, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करेंगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट, वो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा हाई स्पीड से. When electron bombard the metal target, they lose some of their kinetic energy by transferring it to photons.
क्या हुआ भाई, मेटल पे हिट किया, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, ठीक है ना, एनर्जी लूज कर दी किसको, फोटॉन्स को. So the electrons in the outer shell of the atom in the metal target move into the space in the lower energy levels. ठीक है, जैसे वहां पे हुआ था मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स हिट किए थे, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स हिट किए उतने इलेक्ट्रॉन्स ने जो एनर्जी ली और वो वेव बन गए. सही है ना. जी इस तरह यहाँ पे भी as they move to the lower energy level the electron releases in the form of X-rays photon. क्या हो रहा है भाई, पहले जाहिर है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे, आउटर मोस्ट शेल में आ गए थे, मेटल पे हिट हुए, लोअर एनर्जी लेवल पे, हमें पता है लोअर एनर्जी लेवल पे जब आता है ऊपर से नीचे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम हमने देखा है कि वो फिर फोटॉन रिलीज करता है. तो इस केस में आपने एक्सरे का फोटोन रिलीज किया, नजर तो नहीं आती लेकिन हाई एनर्जी होती है. जी So when an electron accelerated, it gains energy equal to the electron volt. This energy can be calculated using this formula कि E max equals to minus EV. EV या QV, ठीक है ना. E क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है. जी ये इसकी प्रोडक्शन है इस तरह से, और इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है E equals to QV. सही So this is the maximum energy that an X-ray photon can have. E max है ना. यानी काइनेटिक एनर्जी इतनी भी होगी तो मैक्सिमम एनर्जी इतनी बनेगी, Q इंटू V, जितने का वोल्टेज आपने उस पर अप्लाई किया और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. So this is maximum energy and photon can have, therefore the maximum X-ray frequency F max or minimum wavelength lambda minimum that can be produced is calculated by this equation. Equation क्या है, E max equals to EV equals to HF equals to HC upon lambda minimum. ये सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सही है. तो फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकाली मैक्सिमम तो क्या बन जाएगी, ई वी अपॉन एच, इधर से अगर ड्राइव करूं तो ई वी अपॉन एच, और लैम्डा से अगर निकालूं तो क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन ई वी. एच सी, यहाँ लैम्डा ऊपर चला जाएगा ई वी पे और ई वी नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा मैंने ऊपर, ई वी नीचे, एच सी अपॉन ई वी, और एफ मैक्स है ई वी अपॉन एच. इसमें कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ लो. नहीं सर. अच्छा भाई, वर्क एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. A typical spectrum of X-ray radiation produced by an electron bombardment of a metal target is shown here. Intensity भी है, wavelength भी है. So explain why a continuous spectrum of wavelength is produced. अब आपको बताना है कि भाई wavelength की continuous spectrum क्यों बन रहा है. The spectrum has a sharp cut off at short wavelengths. Continuous spectrum इसलिए बन रहा है कि भाई जाहिर है आपका जो फोटो है वो जो है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर एनर्जी रिलीज कर रहा होगा. सही है ना. So photons are produced whenever a charged particle accelerated towards a metal target. So the wavelength of the photon depends on the magnitude of the acceleration. So the electron which hit the target have a distribution of acceleration. Therefore, continuous spectrum of the wavelength is observed. इसको थोड़ा सा मैं और easy कर दूं कि आपने कहा भाई photons are produced whenever a charged particle accelerated towards a metal target. यानी कि शुरू में जब हमने बात की प्रोडक्शन एक्सरेस की, तो हमने कहा कि भाई फोटोन जब प्रोड्यूस होता है जब आपका चार्ज पार्टिकल एक्सलेरेट हो और मेटल टारगेट पे हिट हो जाए, हिट हो जाएगा तो अपनी एनर्जी उसको दे देगा और फोटोन्स में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी, फोटोन्स रिलीज हो जाएंगी. दूसरी चीज ये कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन्स डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन. जिस हिसाब से इसकी एक्सेलरेशन होगी उस हिसाब से उसकी वेवलेंथ होगी. तो एनर्जी रिड्यूस हो गई तो वेवलेंथ भी छोटी बनेगी इसकी. And the electron which hit the target have a distribution of accelerations, therefore continuous spectrum of wavelengths observed. Basically जाहिर है एक्सेलरेशन डिवाइड हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, तो हर इलेक्ट्रॉन अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का क्या दे रहा होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रहा होगा. सही है ना, एनर्जी का. जी ये जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है. अब यहाँ पर शार्प कट एजेस हैं. तो शार्प कट एजेस के बारे में बात करते हैं. तो मिनिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू दिस. This equation shows the maximum energy of the electron corresponds to the minimum wavelength. So therefore, the higher the acceleration, the shorter the wavelength. So at the short wavelength, the sharp cutoff occurs as each electron produces a single photon. So all the electron energy gave up in one collision. ठीक है भाई, आप कहते हो कि भाई शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है, शार्प कट ऑफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिंगल फोटोन देता है, लेकिन आपने इतनी जोर से हिट करा दी एक साथ कि सबको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ी है. तो जहां जहां एनर्जी अचानक सही से उन्होंने लूज की है वहां पर शार्प कट ऑफ है, फिर वो स्मूथ हो गए जाके. ठीक ठीक है. अच्छा. जी
यूजिंग एक्सरेज इन मेडिकल इमेजिंग, अगर हम मेडिकल इमेजिंग की बात करते हैं तो एक्सरेज हैव बीन हाईली डेवलप्ड टू प्रोवाइड द डिटेल इमेजेस ऑफ टिश्यूज एंड इवन ब्लड वेसल्स। इसका पर्पस तो यही है ना। So when treating जी patients, the aim are to reduce the exposure to the radiation as much as possible and improve the contrast of the image। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये आपको रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। reduce the exposure to the radiation as much as possible and improve the contrast of the image। सही है भाई। जी है ना, इसको होल्ड करना, अगर एक मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। जी ओके, तो दो चीजें हमें जो है रेडिएशन से बचाना है और कंट्रास्ट इमेज का बनाना है सही बेहतर, क्योंकि उससे ही हम विजुअलाइज कर सकेंगे। So reducing exposure. X-rays are ionizing, meaning they can cause damage to the living tissue and can potentially lead to the cancerous mutations। ये डेंजरस होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं गुजर सकती। एक सेकंड अगर गुजर जाए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देगी आपकी बॉडी को। सही तो जो इमेज क्लिक होता है ना, वो माइक्रो नैनो सेकंड के लिए क्लिक होता है। और जब से एक दो से जी ज्यादा 2-3 बार अगर आप एक ही पार्ट का एक्सरे करा रहे हो तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 4-6 मिनट तक आप वो ना कराएं पार्ट का एक्सरे। So जी therefore, healthcare professional must ensure patient receive the minimum dosage possible। In order to do this, aluminum filters are used। ठीक है, सही एल्यूमिनियम फिल्टर्स हम यूज करते हैं जहाँ पॉसिबल हो सकता है। ज़रा ज़्यादा यूज करेंगे फिर उसमें भी मसला है, क्योंकि फिर एक्सरेज कम जाएंगी। ठीक है, सही जी दिस इज बिकॉज मैनी wavelengths of X-rays are emitted। Longer wavelengths of X-ray are more penetrating, therefore they are more likely to be absorbed by the body। Longer wavelengths X-ray are more penetrating, therefore they are more likely to be absorbed by the body। This means they do not contribute to the image and pose more of a health hazard। तो इसका मतलब हमें शॉर्ट वेवलेंथ वाली एक्सरे की भी रेंज है ना, तो 10⁻⁸ से 13 है, तो भाई लोअर वेवलेंथ जो 13⁻13 वाली होगी हमें वो लेनी होगी। ठीक है, सही the aluminum sheet absorbs these longer wavelengths X-rays, making them safer। तो longer wavelength के लिए हम लगा देते हैं एल्यूमिनियम शीट्स, ताकि वो उनको ऑब्जॉर्ब कर लें और बाकी शॉर्ट वेवलेंथ वाली हम यूज कर लें। दूसरा पॉइंट आता जी है सही कंट्रास्ट एंड शार्पनेस। ठीक है, तो कंट्रास्ट is defined as the difference in the degree of blackening between structures। ठीक है, जितनी ज्यादा ब्लैकनिंग होगी उतना ज्यादा हाई कंट्रास्ट आ रहा होगा, जी सही ज्यादा शार्प इमेज होगी, ब्लैकन होगी। तो हमें बेसिकली जो पार्ट देखना है वो पार्ट हम व्हाइट करेंगे और बाकी सारे एरिया हम ब्लैक होता है हमारा। सही Contrast allow a difference between the tissues to be seen। Image contrast can be improved by using the correct level of X-ray hardness। Hard X-rays for bones, soft X-rays for tissues using a contrast media। ठीक है ना, आपने क्या करना है, हार्ड एक्सरेज जो है वो बोन्स के लिए लेनी है और सॉफ्ट जो है वो टिश्यूज के लिए लेनी है। तो क्या होगा, आपकी आराम से जो है वो अच्छी इमेज बन जाएगी विद इजीली विजिबल काइंड ऑफ। ठीक है, एंड सही शार्पनेस इज डिफाइंड एज हाउ वेल डिफाइंड द एजेस ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर। शार्पनेस क्या है कि साइड्स जो होंगी, जो उसकी जो भी इमेज बनी होगी उसकी बाउंड्रीज वगैरह बिल्कुल वेल डिफाइंड होगी, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि कहाँ जॉइंट है, कहाँ पर ब्रेक है, कहाँ पर हड्डी सही है नहीं है। ठीक है, तो इमेज प्रॉपर आएगा। जी और फिर भी नहीं देख सकते तो फिर वो डॉक्टर ज़ाहिर है लाइट में चेक करते हैं ना उसको। जी The image sharpness can be improved by using a narrower X-ray beam। एक तरह से नैरो बीम यूज करोगे तो शार्प होगी इमेज। रिड्यूसिंग एक्सरे स्कैटरिंग बाय यूजिंग अ कॉलीमेटर और लेड ग्रिड। कॉलीमेटर और लेड ग्रिड, लेड सबसे बेहतरीन होता है क्योंकि भाई लेड आपको ना पास ऑन नहीं होने देता, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना उनको बिल्कुल स्ट्रेट है। एक तरह समझो लेड लगा दी ना आपने और सिर्फ सेंटर में जगह छोड़ दी, एक तरह का समझो कि बिल्कुल एक सिंगल पाथ मिल जाएगा एक्सरे को ट्रेवल करने, तो शार्प रहेंगी, स्प्रेड जी होंगी। स्मॉलर पिक्सल साइज, स्मॉलर पिक्सल साइज का मतलब वो ये शॉर्ट वेवलेंथ यूज करोगे तो स्मॉल एक्सरेज आपकी ट्रैवल करेंगी। सही है, जी तो याद करने का है, जो फॉर्मूला शुरू में वो आपको फॉर्मूलाज को
ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, बाकी सारी प्रोडक्शन वगैरह याद करनी। जी अब सर, यहाँ पे बस करें। थोड़ा सा यार टाइम बहुत अभी कम हुआ है बेटा, 10 मिनट और कर लो। सर और नहीं हुआ ऐसा, कि मैं थका हूँ बहुत असल में। क्यों, कहीं गए हुए थे क्या? बस ये लास्ट टॉपिक हम करते हैं। अटेन्यूएशन ऑफ एक्सरेज इन मैटर, देखो अटेन्यूएशन हमने किस अल्ट्रासाउंड में पढ़ी थी, तो वही है, एक्सरेज भी वेव्स हैं और अल्ट्रासाउंड भी वेव्स हैं, बस ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है वेव्स तो वेव्स होती हैं, वेव्स के अंदर एम्पलीट्यूड होता है, उसकी रिडक्शन होगी तो अटेन्यूएशन हो जाएगी। तो एक्सरेज की अटेन्यूएशन देखते हैं, मैटर में जाती है तो ज़ाहिर है स्लो भी हो जाती है, अटेन्यूएट भी हो जाती है। सो बोन्स एब्जॉर्ब एक्सरेज रेडिएशन, दिस इज व्हाई दे अपीयर वाइट ऑन द एक्सरे फोटोग्राफ्स। ठीक है भाई, बोन्स ने जो एब्जॉर्ब कर लिया एक्सरे, उधर वो वाइटिश हो जाएगी क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन जाएगा ना। हमें देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, वो जगह लाइन वाइट हो जाती है, बाकी सब काला हो जाता है। तो ये रीजन है हाँ एक्सरेज में जो है, जो बोन वाला एरिया व्हाइट होता है, बाकी सब ब्लैक होता है, तो बोन्स जो है वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर सकती हैं आपकी। सर। So when the collimated beam of X-rays passes through the patient's body, they are absorbed and they are scattered. ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो जाती है बाकी सब साइड से स्कैटर हो जाती है। So the attenuation of X-rays can be calculated by this equation. Same formula, I is equals to I naught e power minus mu x, ठीक है, जो पीछे पड़ा है, क्योंकि जाहिर है जी वेव की नेचर तो एक ही है ना, सिर्फ वैल्यूज में फर्क आएगा। सर। The attenuation coefficient also depends on the energy of the X-rays photon. The intensity of the X-ray decays exponentially. ठीक है भाई, एक्सरेज एक्सपोनेंशियली डिके कर रही थी, जबकि वहां पर जो है अल्ट्रासाउंड लीनियरली डिके कर रही थी। ठीक है, सो द थिकनेस ऑफ द मटेरियल जी that will reduce the X-ray beam or particular frequency to half its original value is known as half thickness. The thickness of the material that will reduce the X-ray beam or a particular frequency to half, X-ray beam की frequency को half कर दे, वो thickness कहलाती है half thickness। ठीक है भाई, डिपेंड्स करता है कि कितनी thickness पे half thickness सर। है। अब यहाँ से एयर से आई एक्सरे, ह्यूमन बॉडी से टकराई, ये फ्लैश से गुजरी, ये बोन से गुजरी, अलग अलग वो है। अगर बोन से गुजरेगी तो इंटेंसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर जाएगी, गिर जाएगी। फ्लैश से गुजरेगी लेकिन थोड़ी कम होगी इंटेंसिटी, लेकिन जीरो नहीं होगी। सही है, समझ रहे हो बात? जी फ्लैश मतलब वो गोश्त जी जी ठीक है। तो अब जी फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स-रे रेडिएशन इन अ मॉडल आर्म, अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल आर्म इज शोन हियर। अब मॉडल है एक, उसका आर्म है, उसके अंदर से एक्सरे गुजार रहे हैं भाई, उसकी थिकनेस ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर के बाइसेप बने हुए हैं, ये बोन है इसकी, ये इसका मसल है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सरे बीम्स आर डायरेक्टेड अलोंग द लाइन एमएम, यहाँ से एक्सरे गुजर रही है एमएम से, एंड द लाइन जी बीबी, ये दो लाइन है बीबी और एमएम से एक्सरे पास हो रही है। द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द मसल्स एंड द बोन आर 0.20 एंड 12 सेंटीमीटर, 0.20 per centimeter and 12 per centimeter. Coefficient of muscle and the bone. Okay. मसल का अलग दे दिया आपको, बोन का अलग दे दिया, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रेशियो इंटेंसिटी द इमर्जन एक्सरे बीम फ्रॉम मॉडल, इंटेंसिटी एक्सरे बीम ऑन मॉडल। तो इन दोनों के आप जो है वो निकालना है रेशियो फॉर पैरेलल एक्सरे बीम डायरेक्टेड अलोंग द लाइन एमएम एंड बीबी एंड स्टेट वेदर द एक्सरे इमेजेस आर शार्प और हैव गुड कंट्रास्ट। ये रेशियो दोनों के लिए निकालना है, एम और बीबी दोनों के लिए। अगर पार्ट ए में चलते हैं, जी राइट डाउन नोन क्वांटिटीज, लीनियर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है आपका, म्यू आ गया कोफिशिएंट, डिस्टेंस ट्रैवल थ्रू द मसल है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लेते हैं कितना है डिस्टेंस भाई। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, और म्यू कितना है आपका, म्यू दिया हुआ है सवाल में, म्यू 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 ये रहा 0.20 के बिना। ये आपका किसका है 0.20, बोन। ठीक है, बोन का है। अच्छा भाई, डिस्टेंस ट्रैवल थ्रू द मसल 8 सेंटीमीटर, राइट ऑन द इक्वेशन फॉर द अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन की इक्वेशन आपने लिख दी। आपने कहा भाई ठीक है, इंसिडेंट इमर्जन एक्स बीम का मॉडल का रेशियो ले लो, आई अपॉन आई नॉट, तो हमारा म्यू एक्स सही है। इनका रेशियो तो बेसिकली आई अपॉन आई नॉट होगा ना, इंसिडेंट ये है और बाद में जो रिफ्लेक्ट करेगी वो आई नॉट होगी। तो आपने कहा ठीक है, इनका रेशियो जो है फॉर्मूले से निकल आएगा, आई अपॉन आई नॉट इक्वल पी पर माइनस म्यू एक्स।
आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू ई पावर म्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो आपको आई अपॉन आई नॉट 0.2 मिल गया। और पार्ट बी में आते हैं, फिर आप लेते हैं मसल का। पार्ट बी क्या कह रहा है? हाँ, एम का दिया है और बी का सही है, बी का आ गया ना। यहाँ पे लीनियर अप्रोक्सीमेट स्पेक्ट्रम आपको गिवन है, इसका गिवन है 12, इसका गिवन है ट्रैवलिंग एक्स की 4 सेंटीमीटर और बोन से है 4 सेंटीमीटर। इसकी इक्वेशन आपने लिख दी, एक सेकंड, बोन का 4 ही है, सही है 4 है बोन का। ठीक है, अच्छी इक्वेशन पे जाते हैं। इक्वेशन आप लिखिए भाई, 2 मीडियम एंड रीअरेंज। दोनों मीडियम के आपने लिख दी कि दोनों के म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, ई पावर माइनस म्यू एक्स को, ई पावर म्यू एक्स को। ये मसल की हो गई, ये आपकी हो गई किसकी? कोन्स की। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसमें आ गया 0। तो उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? ईच रेशियो गिव्स अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द बीम, सो गुड कंट्रास्टेड व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटीज, द रेशियो इज मच लेस देन 1। ठीक है भाई, सो देयरफॉर बोथ द इमेज हैव अ गुड कंट्रास्ट। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्या होगा? आपके पास डिफरेंस हाई नहीं होना चाहिए ना। रेशियो 1 है, इसका मतलब दोनों तकरीबन तकरीबन सिमिलर है, देयरफॉर इमेज हैव अ गुड कंट्रास्ट। ठीक है, 1 से ऊपर हो सकता है, सॉरी, 1 से ऊपर हो सकता है। हाँ हो सकता है। ओ, सही। ठीक है, तो जी, ये फिर यहीं कंक्लूड करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीटी स्कैन है, वो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर।